आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को ट्रांसलेशन के बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। कई वीडियो बना करके मैंने लोड किया है, उसे आप ध्यान से देखिए। जो लोग नए हैं उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। देखिए, ट्रांसलेशन करना भी एक कला है। कोई भी कला बिना अभ्यास के नहीं आता है, और अभ्यास के साथ में आपका इंटरेस्ट और रुचि भी होना चाहिए। तो आप लोग जो मैं समझाने जा रहा हूं ट्रिक एंड टैक्ट ट्रांसलेशन का, उसे आप ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, यदि वाक्य अधिक बड़े हों तब उन्हें टुकड़ों में बांट देते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन करते समय कभी कभी वाक्य बहुत बड़ा होता है। छोटे छोटे वाक्यों को तो आप कर लेते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ा वाक्य आ जाता है तो आप घबरा जाते हैं कि पहले हम किस शब्द का प्रयोग करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो यदि बड़ा वाक्य है तो उसे हम क्या करते हैं, कई खंडों में बांट लेते हैं, जिन्हें हम फ्रेज या क्लॉज कहते हैं। अब देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। क्लॉज किसे कहते हैं और फ्रेज किसे कहते हैं, उसे भी देख लीजिए। फ्रेज किसी वाक्य का वह भाग जिसमें मुख्य क्रिया फिनिट वर्ब कोई ना हो। सब्जेक्ट हो सकता है और नहीं भी, किंतु वह अपना अर्थ पूरा कर दे। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। कुछ वाक्यांश ऐसे हैं कि जिनको तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है, उन्हें याद करना पड़ता है। तो फ्रेज में क्या होता है, फिनिट वर्ब यानी मुख्य क्रिया नहीं होती है। सब्जेक्ट हो भी सकता है और सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। उसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, यानी वाक्यांश। अब देखिए कि क्लॉज किसे कहते हैं। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, उस वाक्य का उपवाक्य। तो क्लॉज किसी वाक्य का वह भाग है जिसमें एक कर्ता यानी सब्जेक्ट और एक क्रिया हो तथा वह अपना लगभग पूर्ण अर्थ दे दे। तो क्लॉज में क्या होता है, उपवाक्य में क्या होता है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फिनिट वर्ब अवश्य होगा, यानी क्रिया होगा, और इसमें कर्ता भी होगा, सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। लेकिन शर्त यह है कि वो अपना पूर्ण भाव यानी अर्थ व्यक्त कर दे। इसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। तो आप लोगों के समझ में आ गया कि फ्रेज किसे कहते हैं और क्लॉज किसे कहते हैं। तो फ्रेज में क्या होता है, फिनिट वर्ब तो होता ही नहीं है, मुख्य क्रिया होता ही नहीं है, सब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। और क्लॉज उपवाक्य में फिनिट वर्ब होता है और सब्जेक्ट भी होता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखिए कितना बड़ा आपका सेंटेंस लगता है, लेकिन उसको हम ऊपर के नियमों का पालन करते हुए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। स्नान करने के बाद जब सुरेश स्नान गृह से बाहर आया, तब उसने देखा कि उसके पिताजी कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। ठीक है, यहां सुरेश है, सुरेश यानी स्नान करने के बाद
करने के बाद, ये हमारा है फ्रेज। आफ्टर टेकिंग बाथ, देखिए स्नान करने के बाद, आफ्टर टेकिंग बाथ। अब ये फ्रेज हो गया। अब आ रहा है आपका क्लॉज। जब सुरेश स्नान गृह से बाहर आया, जब के लिए है सुरेश केम आउट ऑफ बाथरूम, ठीक है। जब सुरेश स्नान गृह से बाहर आया, when सुरेश केम आउट ऑफ द बाथरूम। अब देखिए जब वो बाहर आया, ये कलाज आपका हो गया। तब उसने देखा कि, ये भी आपका कलाज है। जब उसने देखा कि, ही सा यानी उसने देखा, दैट माने कि, हिज फादर वाज रीडिंग ये न्यूज पेपर, उसके पिताजी एक अखबार पढ़ रहे थे। अगला क्लास आप देखिए, पढ़ रहे थे, कहां पर बैठे पढ़ रहे थे? कुर्सी पर बैठे हुए पढ़ रहे थे। सिटिंग ऑन ए चेयर, कुर्सी पर बैठे हुए। तो देखिए ये देखने में तो आपका कितना बड़ा वाक्य लगता है, और आप घबरा जाते हैं कि कहां से हम शुरू करें। तो इसके लिए सीधी सी बात है, हम उसको खंडों में बांट देते हैं। तो इतना बड़ा जो हिंदी का वाक्य था, ये खंडों में कैसे बटा, आप ध्यान से देख लीजिए। स्नान करने के बाद, ये आपका हो गया फ्रेज, आफ्टर टेकिंग बाथ। अब ये दूसरा क्लास आ गया, जब सुरेश स्नान गृह से बाहर आया, when सुरेश came out of the bathroom, तब उसने देखा, he saw that his father was reading a newspaper sitting on a chair। तो ये पहला एग्जाम्पल आप लोगों के समझ में आ गया कि बड़ा अगर है तो उसे खंड में हम बांट लें, फ्रेज और क्लास में। नेक्स्ट, फूल लेकर मेरा भाई मंदिर गया और पुजारी से कहा कि कृपया मुझे भगवान के दर्शन कर लेने दो। अब देखिए, फूल लेकर, टेकिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स इसलिए होगा कि ये फूल नहीं लेकर गया था, यहाँ प्लूरल है, बहुवचन है, तो हो गया टेकिंग फ्लावर्स। फूल लेकर मेरा भाई मंदिर गया, ठीक है। तो फूल लेकर हो गया आपका फ्रेज, और मेरा भाई मंदिर गया ये हो गया क्लॉज, यानी उस बड़े वाक्य का उपवाक्य। माई ब्रदर वेंट टू द टेम्पल, मेरा भाई मंदिर गया और पुजारी से कहा। अगला उपखंड क्या है? और पुजारी से कहा, एंड रिक्वेस्टेड द प्रीस्ट। भाई कहा तो सेड नहीं होगा, उसने क्या किया, वहां निवेदन किया, विनती किया, तो रिक्वेस्टेड होगा, ठीक है। तो एंड रिक्वेस्टेड द प्रीस्ट, प्रीस्ट माने पुजारी, टू लेट हिम, यानी उसको वो अनुमति दे दे, इसको जो गया था फूल लेकर। हिम हैव ए ग्लिम्स ऑफ गॉड, ईश्वर के दर्शन करने की अनुमति दे दे, ठीक है। तो आप लोगों के समझ में आ गया। तो
ये हो गया आपका बड़े से बड़े वाक्यों के ट्रांसलेशन का रूल एंड रेगुलेशन, ट्रिक और टैक्ट। अब देखिए ट्रांसलेशन करते समय आपके शब्दावली का भी भंडार होना चाहिए। तो उसके लिए इधर हम आपको कुछ लिख देते हैं जिसे भी ध्यान से देख लीजिए। जैसे तैसे, somehow और द अदर, यहाँ तक कि however, जैसे या चूंकि, as, लगभग, almost, प्रत्येक दशा में, at all cost, अब यहां से, from here। तो यदि आप लोगों ने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा और मनन रुचि से देखा होगा तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से आप ट्रांसलेशन में पारंगत हो जाएंगे और अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं, अच्छी तरीके से इंग्लिश लिख सकते हैं। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप लोगों में से यदि कोई नया है तो इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नए नए वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।